दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम ख़बरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं ख़बरों में से कुछ ख़ास ख़बरें, लीडिंग स्टोरीज़, बड़ी स्टोरीज जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके सामने लाएंगे, उन पर तजिया और तबसरा होगा। और मैं एक शॉर्ट समरी आपके सामने रख दूँ। सबसे पहले हम कश्मीर की बात करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी है, उस पर गुफ्तगू होगी। इसके साथ साथ PMDC का मामला था जिसके हवाले से हमने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया और उस पर प्रोग्राम किया, और वो डॉक्टर्स की डिग्रीज़ का मामला है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। कोरोना पर बात होगी, हालिया सूरत हाल जो कोरोना की है और इसके हवाले से क्या क्या पेशरफ्त हो रही है। और इसके साथ साथ मरीम नवाज़ की कल पेशी थी और उस पेशी पे क्या सूरत हाल सामने आई, उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसी हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और साथ में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे BRT मंसूबे का जो पेशावर की है। और ये तमाम बातें, ये तमाम ख़बरें जो हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। लेकिन मैं बढ़ता हूँ अपने मेहमान शख्सियात की जानिब, और सबसे पहले जो शख्सियत मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में, मैं उनसे आपका तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सज्जाद काज़मी, नुमाइंदा सच न्यूज़ इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद। सज्जाद, मैं जानता हूँ बड़ी मसरूफियत है, लेकिन इसके बावजूद आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानिब। पहली खबर जैसे मैंने जिक्र किया मकबूजा कश्मीर की है, और मकबूजा कश्मीर में आज भी ज़िंदगी कैद है, और 3 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। और ये एक बहुत बड़ी लंबी दास्तान है, फहरिस्त है मज़ालिम की जो रियासती दहशतगर्दी वहाँ पे की जा रही है भारत की जानिब से। लेकिन कुछ अरसे से एक तो खुसूसी हैसियत तब्दील कर दी गई, उसके बाद फिर लॉकडाउन की सूरत हाल, और अब तो दोहरा लॉकडाउन है। वहाँ पे किसी को एक्सेस भी नहीं है, स्पेशली मीडिया के लोग भी नहीं जा सकते। क्या पुरसाने हाल है, यानी वो मज़ालिम का एक सिलसिला जो पहले से चला आ रहा था और अब उसमें एक सकूत है और जाम है और उसकी इंफॉर्मेशन भी कोई नहीं, तो क्या आलम होगा, क्या पुरसाने हाल है उन कश्मीरियों का जो मज़ालिम बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ, सबसे पहले तो उस हिम्मत, उस जज्बे को इस्लाम, उस हौसला ईमानी को इस्लाम के जिसने इतने बड़े गासिब और ज़ालिम जाबिर किस्म के अपने हुक्मरान के आगे सर तस्लीम ख़म नहीं किया और अब तक लड़ रही हैं। कौम उस वक्त तबाह होती है जब उसके पास उम्मीदें नहीं होती और उसकी एक्सपेक्टेशन को जो है हिट किया जाता है। अभी देखें, ख्वाब भी हैं इन कश्मीरियों के पास जो कि 73 साल से, जिनको हकीकत का रूप धारने के लिए कभी बुरहान वानी की शक्ल में कोई सामने मुजाहिद आता है तो कभी कोई आता है सामने इनके। अब पिछले दिनों हमारे पास एक वाक़या है जिसके नाना के सामने एक उसके जो है नवासे को उसके बैठा हुआ, उनके ऊपर बैठे हुए वो नाना अबू जो उनके हैं ज़िंदगी से उनको गोलियां मार दिया जाता है। तो इस तरह के जो है कई वाक़यात हो चुके हैं, इस मंदरी के कई वाक़यात। 73 साल से वो ज़ालिम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्होंने जो है ज़ालिम के सामने अपने आप को सर तस्लीम ख़ाम नहीं किया। ये उनकी एक किस्म की उनको इस्लाम चाहता है, उन ख्वाबों पर भी इस्लाम, उन आंखों पर इस्लाम के जो अपने आज़ादी का जो ख्वाब लेकर दुनिया से चले गए। इंशाल्लाह उनका जो है आज़ादी का जो है सफ़र वो ख़त्म नहीं हुआ। और उसके साथ साथ अभी जो देखा जाए, सूरत हाल देखा जाए तो मोदी अपने तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। जैसे उसने वो गुजरात से स्टार्ट किया था, जैसे उसको हिंदुत्व जो पॉलिसी है उसके मुताबिक उसने हर वो मुज़ालिम इस्तेमाल किया जो उसको लगता था कि ये कारआमद साबित होगा, किसी 2-3 महीने निकाल जाएगा, साल निकाल जाएगा, तक दब जाएंगे ये कश्मीरी। लेकिन ये दबने वाले नहीं है। रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पे हम शादियाँ दे रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर खून दिया जा रहा है, खून की होली खेली जा रही है। वो हुर्रियत रहनुमा शेख अब्दुल अजीज़ की बरसी थी और उस पर वादी भर में हड़ताल भी रही, और ऐसी सूरत हाल में मज़ीद सख्तियाँ बर्दाश्त करना पड़ती हैं उन्हें। लेकिन इसके बावजूद उनके जज्बे जिंदा हैं, हिम्मत जो है वो बेमिसाल किरदार अदा कर रहे हैं। पिछले साल जब 5 अगस्त को ये इनका जो खुद साख्ता कानून था जो कि बिल्कुल वायलेशन थी इंटरनेशनल लॉज की, जो उसको पास किया था इन्होंने, तो उसके बाद से लेकर अब तक वो लॉकडाउन में ही है। उनसे बेहतर कोई यकीन करें लॉकडाउन कोई जानता ही नहीं है कि लॉकडाउन होता है। कि लॉकडाउन तो हमने पाकिस्तान में अगर आप देखें तो हम तो मार्च अप्रैल में जाके हमें समझ आ रही है कि लॉकडाउन इस चीज को कहते हैं, और वो तो एहतियाती तदाबीर के तहत था, अपनी जानों की हिफाजत के लिए था। ये जबरी है, ये जबरी कैद, और ये जबरी कैद पहले भी मुतवातर रही है। कभी कई महीने रहती थी, उसके बाद फिर खत्म, फिर देखते थे शायद कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन वो फिर उसी जज्बे से उठ के आते थे। लेकिन आप देखें तो अब उनको उसने दुनिया को बताया कि लॉकडाउन क्या होता है। खुदावंद मुताल के फैसले बहुत करीम है कि वो बताता है दुनिया को, देखें ये दुनिया आप लोगों ने इस तरफ से आंखें बंद की हुई थी, अभी देखें कि कैसे कैसे हालात होते हैं आपके सामने। लॉकडाउन में यकीन करें वहाँ पर पहले जो हालात कुछ बेहतर थे ना, अगर कि वहाँ फार्मेसी वगैरह खुली हुई थी, खाने पीने की चीज़ें खुली थी, अभी यकीन करें वो खाने को भी तरस रहे हैं। खाना इतनी जाबर हुकूमत है वहाँ पर, इतनी जालिम है, इनमें इंसानियत ही नहीं है। मजहब तो दूर की बात, इंसानियत इनमें नहीं है कि देखें लोग तड़प रहे हैं। वो जो आपके सामने वाकया एक आया था ना, जो जिसका नाना जिसको गोलियां मार के शहीद किया जाता है, वो अपने बेटे के लिए खुराक लेने तो गया था। वो क्या जंग लेने बंदूक लेके गया था? बंदूक लेके नहीं गया, उसको गोलियां मार के मार दिया गया सिर्फ इसलिए खुराक लेने बाहर निकले लॉकडाउन के दौरान।
ये इस कदर जालिम और अपने से पहले जो उनके पास फौज पहले 5 लाख की उन्होंने तैनात की थी उसको भी दुगना किया जा रहा है। हर उन्होंने वो हथकंडा इस्तेमाल किया जिसके लगे कि अभी कश्मीरी दब जाएंगे, लेकिन ये खून देने वाले हैं, ये जो फलसफा हुसैनी पर चलने वाले हैं, ये लोग इतनी जल्दी हारने वाले नहीं हैं। इनके आप कौम उस वक्त खत्म होती जब उसके ख्वाब खत्म हो जाते हैं। इनके ख्वाब तो ये बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। उनको अभी भी पाकिस्तान की जो पहली पॉलिसी थी, यकीन करें हमें उससे काफ़ी इख्तलाफ था कि बिल्कुल सियासत की जा रही है, लेकिन अब वाकई लग रहा है कि पाकिस्तान सफारती सतह पर भी, इंटरनेशनल सतह पर भी लोगों को बता रहा है, दुनिया को बता रहा है कि यहाँ पे जुल्म हो रहा है, इसकी तरफ आके बात और ना वो करो। जज्बा आज़ादी जिसको दबाया जा रहा है वो मजीद भरपूर होता जा रहा है, तकवीयत पकड़ है। लेकिन यहाँ पे एक किरदार मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, और वो किरदार है भारत का, मोदी सरकार का। और वो क्या है, यानी उसको कोई लफ्ज़ देना भी अजीब लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनको इकट्ठा करते हैं, उसके बाद इनके बारे में कहना अजीब हो जाता है कि घिनौना किरदार है और हट धर्मी पर मबनी है, मकरूह चेहरा है, भयानक चेहरा है, रियासती दहशतगर्दी है, मजालम है। और मजालम की तो फहरिस्त ही बहुत लंबी है। अगर चीदा भी हम बात करें तो कत्लो गारत तो कॉमन वहाँ पे सूरत हाल, इस्मत दरी की सूरत हाल, पैलेट गन्स का इस्तेमाल, बहनाई से महरूम किया जा रहा है लोगों को। उसके बाद वहाँ पे आबादकारी जो गैर कानूनी है, एक तो ये खसूसी हैसियत बदलना, उसके बाद आबादकारी की जा रही है, इसके अलावा नस्ल कुशी की जा रही है। यानी हर एक लफ्ज़ जो है ना वो अपने अंदर एक ऐसी तारीख समोए हुए कि इंसानियत को महसूस होता है, इंसानियत सोज मामलात लगते हैं। लेकिन भारत अभी भी उसी हट धर्मी को बरकरार रखे हुए है। आखिर क्या सोच है भारत की? हर दिन जो गुजरा है वहाँ पर वो एक नई तारीख रकम कर रहा है, खून की सूरत में रकम कर रहा है, जज्बा ईमानी की सूरत में रकम कर रहा है। वहाँ पर शहादतें देना मकसद, मतलब वहाँ मसला नहीं है। वो ऐसी कौम है वो जो शहादत देने से कतराती भी नहीं। वहाँ पर मसला ये है कि उनके पास लीडरशिप ही नहीं थी। अभी देखें जो पिछले रिसेंटली मैं खुद इंटरनेशनली जो न्यूज़ एजेंसी वहाँ को पढ़ता रहता हूँ, वहाँ की अपनी न्यूज़ एजेंसी इस चीज़ को इतराफ़ कर रही हैं कि मोदी ने तमाम हथकंडे जब आजमाने के बाद फेल हुए, तो अब वो क्या कर रहा है कि मकबूजा कश्मीर से उसकी अपनी लीडरशिप है, जो कश्मीरियों की लीडरशिप है, उसको न्यू दिल्ली में मुंतकिल कर रहा है, या क्या कहते हैं फोर्सफुली कर रहा है, या फिर उनको लेकर मनाकर मनसूबे बनाकर उनको साथ लेके जा रहा है ताकि इनको खाली किया जाए। मैं नहीं जानता कि वहाँ पर क्या किस हद तक वो और मजीद सख्त ऑपरेशन करने जा रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है वो बहुत ही संगीन उसके नताज होंगे। जैसे कि जिस तरह वहाँ पे ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है वो तो किसी खौफ के ताबे लगता है। यानी एक निहत्ते मजलूम कश्मीरी है और उन पर इतना जुल्म किया गया। अभी एक वीलॉगर हैं जो यूट्यूब पे हैं, जो वहाँ पर गए हुए थे जब सूरत हाल पैदा होने से पहले, वो ये कहते हैं कि हमें ये बताया जाता था कि कश्मीर हमारा हिस्सा है और हम जो हैं बहुत अच्छा वहाँ पर प्रोजेक्ट लग रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और बदकिस्मती है कि हमारे अपने मुसलमान ममालिक ही वहाँ पर प्रोजेक्ट लगाने इन्वेस्टमेंट करने वाले, 23 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट की गई और अपने हमारे मुसलमान ममालिक करने वाले थे। लेकिन उसके साथ दूसरा अगर रुख देखा जाए तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की गई, उनको बताया गया कि आपको हम प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, आपके पास रोजगारी आएगी, आपको मतलब हर उन्होंने हथकंडा इस्तेमाल किया, लालच दिए, हर काम किया। लेकिन कश्मीरी इस वक्त बहुत समझदार कौम है कि उनको पता चल गया है कि ये हर वो काम करेगा। बादकारी ये देखें कि ये जो सबसे बड़ा हिस्सा था कि हिंदुओं को वहाँ पर आबाद करके एक्सट्रीज बनाकर उनको एक किस्म का नेक्स्ट करने की कोशिश थी, जिसको कश्मीरी समझ चुके हैं और इस बिल्कुल वो रद्द कर रहे हैं। और ये बिल्कुल दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए कि सूरत हाल जो है वैली में है, वैली में बिल्कुल कुशीदा सूरत हाल, रोजाना की बिना पर पूछे बगैर ना कोई सूरत हाल है, ना कोई देखने वाला, फायरिंग हो रही है, कभी किस घर पे बिना बताए हमले किए जा रहे हैं, कहाँ इसमें दरी हो रही है, कहाँ किसकी मौत आ जाए किसी को कोई पता नहीं। लेकिन वो कहते हैं ऑप्टिमिज्म का वो फैक्टर जरूर उनमें है और पाकिस्तान इंशाल्लाह उनके साथ खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान को खड़ा भी है काफ़ी हद तक, और पाकिस्तान को चाहिए कि आप प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हुए इंटरनेशनल आप जो है उसको दुनिया को तो आपने उसमें इन्वॉल्व किया ही है, तो आप अपने ऑन पर भी उसको करें। अपनी ऑन पर जो आपकी इमदाद होती है एज ए मुसलमान होती है, चाहे जिस हद तक भी इमदाद हो, किस जरिए से भी हो, माशी हो, अस्करी, जिस तरह हो, उसको इमदाद करनी चाहिए। और वक्त दूर नहीं है जब हम खीर भी लेंगे, जब हम खीर भी ले लेंगे और कश्मीर भी ले लेंगे इंशाल्लाह। सही आपने बात की है कि सफारती हवाले से ये पाकिस्तान का बहुत अच्छा इमेज है, इस हवाले से पाकिस्तान ने इस इशू को बहुत रेज़ किया है। थोड़ा सा मैं इंटरनेशनली जिक्र करता हूँ। साबिक अमरीकी नायब सदर जो बाइडन है, उनका बयान सामने आया, वो कहते हैं कि कश्मीरियों के हकूक़ बहाल किए जाएँ, उन्होंने मुतालबा किया है। और इसके साथ साथ कहते हैं कि कश्मीर की सूरत हाल यकीनन काबिल तशवीश है। कहीं कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि सफारतकारी की कामयाबी है, लेकिन अमेरिका की जानिब से इस किस्म के बयानात आना, इसमें कोई शक नहीं कि कोई एहसास शायद जागा है या आपको कुछ और नज़र आता है।
सर मेरे नज़दीक तो वहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं और हिलरी क्लिंटन की पार्टी इस दोगलेपन की वजह से मशहूर है वहाँ पर कि वो जब हुकूमतें बनने से पहले वो ऐसे ऐसे बयान देती हैं जो कि उनकी पॉलिसी को तयन करती है। लेकिन अब जो हो रहा है वहाँ पर जो इलेक्शन की कैंपेन है, इवन ट्रंप बयान दे चुके हैं कश्मीर में मुजालम हो रहे हैं वो और मजीद बर्दाश्त नहीं होंगे, यहाँ तक वो कह चुके हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हमें पाकिस्तान को खुद लोगों के कहने पर लोगों को आपने इंडल्ज करना है और इन्वॉल्व करना है, कोई ना कोई करारदाद लानी है, तब पता चलता है वो किस साथ आपके साथ खड़े हुए हैं। ये बयान तक अगर हम देख लेंगे तो फिर यकीन करें हम दिल बहलाने को ये ख्याल भी अच्छा है, वो वाली चीज़ अच्छी है। लेकिन हमने इनको लोगों को ऑन बोर्ड लाना है, अपने किसी न किसी जगह पर स्टेज में बिठा कर उनको बताना है कि यार ये जो चीज़ें हो रही हैं, मुजालिम हो रहे हैं और ये आप बर्दाश्त करने वाले नहीं है। 73 साल से हर दिन जो है, हर दिन एक मौत का पैगाम लेके आता है उस वादी में। हर दिन जो है, अगर देखा जाए सज्जाद, चाहे मफाद की खातिर ही है, ये जुमले तो सामने आए, मंजर-ए-आम पे तो आए, दुनिया तो देख रही है कश्मीर के हवाले से, यानी इशू रेस तो हुआ, बात तो होती है। हाँ, ये बात यहाँ तक, ये जो बात है बिल्कुल ठीक है कि रेज तो कर रहे हैं, इसमें कोई राय नहीं है, दूसरी राय नहीं है कि रेज कर रहे हैं और लोगों को वो भी बता रहे हैं अपनी जो किस हद तक उनकी जो है लोग उनको देख रहे हैं, उनको बता तो रहे हैं कि यार जुल्म चाहे मुफाद में है, लेकिन हमारा ये तो फायदा हो रहा है ना कि इशू दुनिया के सामने आ रहा है। यौम इस्तेहसाल मनाया गया पाकिस्तान में और उसको कैसे देख रहे हैं? 1 साल मुकम्मल हो गया इसी खुसूसी हैसियत के हवाले से 5 अगस्त को, उसका मैं जानना चाहूँगा कि वो यौम इस्तेहसाल कश्मीरियों से सारे यकजहती के लिए। सर यौम इस्तेहसाल जो मनाया गया, लेकिन मैं खुद ऑन ग्राउंड अगर देखूँ इस्लामाबाद में, मैं खुद उनमें रैली में शिरकत की तो लोगों में काफ़ी मतलब कि जज्बा और वो जोश खरोश था, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा पैगाम भी दुनिया को हमने दिया कि हम साथ। लेकिन हम बदकिस्मती से हमारी जो सियासी लीडरशिप थी तमाम पार्टीज़ की, वो एक साथ नज़र नहीं आई। अभी देखें, एक ऐसा मसला था कि जो हमारी, हम जैसे कहते हैं शहर गए हमारी हिस्सा है और हमारी हर पॉलिसी हर चीज़ का ये हमारे आगे होता है, प्रेफरेंस में होता है। तो हमें चाहिए था सियासी लीडरशिप तमाम मुतफ़िक होकर प्लेटफॉर्म पे आती, तमाम सियासी इख्तलाफात उनको भुला कर आती, दुनिया को बताती कि यार हम इस चीज़ पर मुतफ़िक हैं। अभी मैंने देखा है कि इतने बड़े बड़े इज्तिमा हुए हैं और इतने दूर दूर से कश्मीरी जो हैं आए हैं और मैं खुद लोगों से मिला भी हूँ और लोग ये कह रहे थे कि हमें अब इस वक्त भी नज़र आ रहा है सियासी खिला जो हमारी बड़ी लीडरशिप है वो नहीं है हम। लेकिन ये कश्मीर जो है, जबकि ये हुकूमत आई, कश्मीर कमेटी जो है वो काफ़ी एक्टिव हुई है, इसमें कोई दूसरी वो राय नहीं है कि बाकी उन्होंने बाकी लीड फ्रंट से लीड करना शुरू किया और इंशाल्लाह ज़रूर कश्मीरों पे अच्छे दिन आएंगे। सज्जाद, आप मुझे इजाज़त दें, मैं अपने नाज़रीन को ज़रा आगाह करना चाहता हूँ कि नाज़रीन हमें अभी ज्वाइन किया है नबील नकवी, नुमाइंदा सच न्यूज़ लाहौर हैं। अस्सलाम वालेकुम नबील। वालेकुम सलाम। अच्छा नबील, मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि हमारी शाह सुर्खी है मरीम नवाज़ की पेशी के हवाले से, तो उसके हवाले से आपसे बातचीत होगी क्योंकि कल आप सारा दिन उस कार्रवाई का हिस्सा रहे जो नैब दफ्तर के सामने पेश आई और सूरत हाल यह है कि नैब ऑफिस के बाहर शदीद झड़पें हुई, मरीम नवाज़ की पेशी जो है वो मनसूख हो गई और इसके साथ साथ पथराव, शेलिंग, लाठीचार्ज, ख़वातीन एहलकारों समेत मुतअद्दिद ज़ख्मी, कईयों को गिरफ्तार भी किया गया। तो क्या सूरत हाल थी वहाँ पे और मैं केस के हवाले से जानना चाहूँ। अदिल, जो जब तक कि मैं आपको केस की बात बताऊं तो कोई ख़ास केस नहीं था, एक छोटा सा एक इन्वेस्टिगेशन थी। नैब ने पहले सवालनामा भेज दिया था। अगर नून लीग की क़यादत ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ चाहती तो इंतहाई तरीके से अकेली आके वो सवालों के जवाब दे सकती थी। अब मैं पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा केस के बारे में बता दूँ। 2014 में मरीम नवाज़ के अपने नाम पर गैर कानूनी तौर पर 200 कनाल अराजी करवाई थी। जो नैब की जानिब से सवालात किए गए थे उसमें ये था कि ख़रीदारी के लिए फ़ंड्स कहाँ से आए, ख़रीदारी के लिए फ़ंड आए उस पर ड्यूटी टैक्स वगैरह दिया कि नहीं दिया, जो आपकी अराजी है वो कमर्शियल इस्तेमाल हुई है, ज़रूरी इस्तेमाल हुई है, मतलब तमाम तर रसीदें नैब की जानिब से मांगी गई थी। अगर मरीम नवाज़ चाहती तो खामोशी से आके अकेले आके तमाम सवालात के जवाब दे सकती थी। लेकिन हमने ये देखा कि 11 अगस्त को जो मरीम नवाज़ को यानी गुज़श्ता रोज़ जो पेश होना था तो 3 से 4 रोज़ पहले से जो थे वो यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मैसेजेस आना शुरू हो गए थे और नून लीग के ओहदेदारान, मुकामी ओहदेदारान की जानिब से भी आ गए थे और यहाँ तक कि क्लिप्स तक बना दिए गए थे कि चलो चलो नैब ऑफिस चलो, मरीम नवाज़ से ज़ाहिर यकजहती के लिए चलो। और इसी तरीके से जिस तरीके से कारकुनान को कल वहाँ बुलाया गया तो मरीम नवाज़ तो काफ़ी देर बाद आई। हम जब वहाँ पे कवरेज के लिए पहुँचे 8:30-9 बजे, जब वहाँ पे सारा मीडिया खड़ा हो गया था जाके, तो हमने ये देखने में आ रहे थे कि जो वहाँ पे कारकुनान थे, एक तो वो अपने कायदीन को देखने के लिए, जैसे आपको भी पता है कि जिस तरीके से वो पुरजोश होते हैं, तो और कल जो मुल्तान रोड अगर आपने देखा हुआ हो तो लाहौर का ठोकर न्याज बेग का इंतहाई मेन रोड है, क्योंकि बहुत पता था, इंतज़ामिया को भी पता था कि इंतहाई
अहम पेशी है, तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर एक साइड पे इब्तदाई तौर पर एक साइड पे बंद कर दिया हुआ था और दूसरी साइड में ट्रैफिक साइड में से चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे मरियम नवाज़ की पेशी का वक्त करीब आता गया, कारकुनान की तादाद में इजाफा होता गया और फिर हमने देखा कि गाड़ी के ऊपर जो है वो अज़मा बुखारी और हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जैसे लीडर्स जो हैं वो ख़वातीन को और दीगर कारकुनान को लीड करके नैब ऑफिस के बाहर जो वो लोग दोनों खड़ी हुई थी और उसके बाद जो कारकुनान की तादाद में जो इजाफा होता गया और फिर कारकुनान सिर्फ बाहर ही नहीं खड़े थे, उन्होंने पुलिस का हिसार तोड़ के अंदर आने की कोशिश की है। मरियम नवाज़ का आना और ये सब कुछ पथराव और जो भी वहाँ पे वाक़या हुआ वो इंतहाई बात की बात है। शुरू से ही अगर 10 साढ़े 10 बजे की मैं आपको बात बताऊं तो वहीं से कारकुनान ने बैरियर्स तोड़ गिराकर अंदर आने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने इजाफी नफरी जो थी मुकम्मल तौर पर जो फौरी तौर पर जो थी वो तलब की गई थी। और पुलिस को हम देख रहे थे कि कितनी मुश्किलात का सामना हो इस वक्त हो रहा है। कारकुनान को रोकने के लिए बैरियर्स गिरा दिए गए थे, पुलिस के हाथों से डंडे छीने जा रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से। और वो मरियम नवाज़ जो कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी कि मैं घर से अकेली निकली थी सवालात के जवाबात देने के लिए, तो उनके घर से जाती उम्र रायविंड से जो नैब ऑफिस का दफ्तर है और जो इन लोगों के पास गाड़ियां हैं, अगर ये नॉर्मल स्पीड से भी आए अदील तो मैक्सिमम 15 मिनट का, 15 मिनट में आपको बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, ये भूल गई मरियम नवाज़ साहिबा। 15 मिनट का फासला कितनी देर में तय हुआ? उससे उनका और नैब का जो रास्ता था वो मजीद कम हो गया था। मैं नबील जानना चाहता हूँ 15 मिनट का फासला कितनी देर में तय हुआ? यही मैं आपको बताने लगा हूं कि मतलब जो रास्ता 10 से 15 मिनट का था, वो जब वो अपने जाती उम्र से जुलूस की शक्ल में निकली हैं तो घंटा कम से कम लाजमी लगा। घंटा सवा घंटा का रास्ता पूरा उन्होंने तय किया है, वो रास्ता जो 10 से 15 मिनट का रास्ता था। और फिर वो कह रही है कि जी मैं अकेली वहाँ से निकली थी। अगर जब वो उनका काफिला नैब ऑफिस की जानिब बढ़ा और करीब पहुँचा तो वहाँ पे कारकुनान की तादाद में मज़ीद इजाफा देखने में आया। और देखने में यह आया कि जैसे ही मरियम नवाज़ का काफिला नैब ऑफिस के सामने पहुंचा तो वहां पे एक अजीब सी अफरा तफरी सी फैला दी गई थी। हालांकि अगर यहाँ पे हम कल जो अगर शुरू में हम पुलिस के रोल की बात करें तो पुलिस का रोल इंतहाई पॉजिटिव था। पुलिस वही कर रही थी जो उनको अहकामात जारी किए गए थे और सिर्फ पुलिस ने सिर्फ रोका हुआ था। पुलिस बाहर कारकुनान को कुछ नहीं कह रही थी, बाहर नारेबाजी हो रही थी, बाहर जो वो कुछ कर रहे थे पुलिस की जानिब से किसी किस्म की रुकावट नहीं पैदा की जा रही थी। लेकिन जैसे ही मरियम नवाज़ साहिबा काफिला नैब ऑफिस की जानिब बल्कि नैब ऑफिस के बाहर पहुंचा तो एक अजीब अफरा तफरी सी पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ गया। और फिर अचानक हम लोगों ने ये देखा कि पथराव का जो था पथराव एक दूसरे के माबैन जो शुरू हो गया। फिर जैसे कि तमाम मीडिया ने दिखाया कि जो मिर्ज़ा जावेद साहब जो रायविंड से मरियम नवाज़ साहिबा के साथ निकले, ज़राए के मुताबिक उनकी गाड़ी में से जो थे वो पत्थरों के शॉपर्स निकले हैं जो नून लीगी कारकुनान ने जो इस्तेमाल किए पुलिस पर पथराव करने के लिए। उसके बाद जो पुलिस ने मज़ाहमत रोकने के लिए जो किया है उसके बाद शेलिंग भी की है और सब कुछ हुआ है। कल आप ये कह सकते हैं कि नैब ऑफिस जो मुल्तान रोड जो इंतहाई अहम रोड है वो मुकम्मल तौर पे सुबह 9 बजे से दोपहर कुछ नहीं तो 1-1.5 बजे तक जो था वो मुकम्मल तौर पे बंद रहा और इसमें 1-1.5 घंटा मुकम्मल तौर पे मैदान जंग बना रहा। सही नबील, वो कारकुनान जो सुबह हमने सूरत हाल ये देखी कि मरियम नवाज़ आती हैं, फिर बकौल उनको पैगाम जाता है, वो वापसी का रुख इख्तियार करती हैं, फिर दोबारा वो वापस नैब ऑफिस में आ जाती हैं। इसके अलावा जिस तरह आपने जिक्र किया कि फ्लायर बांटे गए, बाकायदा इसकी वो तहरीक चलाई गई, इसके साथ साथ पत्थर जो थे वो इकट्ठे किए गए, गाड़ियों में रखे हुए थे, शॉपर के शॉपर भरे हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन नून लीग ये कहती है कि ये उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आप कैसे देख रहे हैं? आप वहाँ पे ऐनी शाहिद थे और आपकी सारी सूरत हाल जो बताती है ऐसे लगता है जैसे प्री प्लान ये मामला किया गया। देखें, कल सुबह जब मरियम नवाज़ साहिबा के आने से काफ़ी देर पहले राना सनाउल्लाह साहब ने वहाँ मीडिया टॉक की है और उनकी मीडिया टॉक से पहले ही कल कुछ फीलिंग्स ऐसी आ रही थी कि नून लीग के कारकुनान जो हैं
मुकामी कारकुनान जो हैं वो इंतहाई पुरजोश नज़र आ रहे थे। वो अंदर पहले ही उनके आने से पहले जो कोशिशें जो थी उनकी तरफ से जारी थी। तो राना सनाउल्लाह ने जो कल मीडिया टॉक की उसमें उन्होंने इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जी कारकुनान जो हैं वो पुरअमन रहेंगे और सिर्फ अपने लीडर के साथ जो इजहार यकजहती करेंगे। जावेद लतीफ़ साहब ने भी तकरीबन यही बात की और कल राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, हम लोगों को वो ये दोनों नून लीग के लीडर थे जो सुबह से शाम तक वहाँ नज़र आए। एक तो और तलाल चौधरी साहब थोड़ी देर नज़र आए, उज़मा बुखारी साहिबा अपने आप को दिखाती हुई, ना परवेज़ भट्ट साहिबा नैब ऑफिस के बाहर से होती हुई कहीं या तो दूर जाकर खड़ी हो गई वहाँ पे, उसके बाद वो नज़र नहीं आई। नबील, जो नून लीग वाले ये कह रहे हैं कि हमारी जानिब से नहीं किया गया, नबील, तो अदिल आज से कल से पहले आपने कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा, ये जो भी क़यादत वहाँ पे नज़र आ रही थी कि इतना इकट्ठ करने की, काफिले की सूरत में आने की वजह क्या है? अदिल, वही मैं आपको बताने लगा था कि कल से पहले यहाँ पे बड़े बड़े लोगों की हमने पेशियाँ देखी हैं, शहबाज शरीफ साहब की देखी है, नून लीग के दीगर कायदीन की देखी हैं, सियासी लीडरशिप की भी देखी हैं। ऐसा माहौल नहीं बना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कल सिर्फ एक मौक़िफ़ अपनाया हुआ था कि जी अपनी कायद से इज़हार यकजहती के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए, उनको मुश्किलात में अकेला ना छोड़ने के लिए आज कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पहुँची है। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई मौक़िफ़ नहीं दिया गया। कल आपने मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने बिल्कुल, मैं मजीद उस पर भी बात करूंगा। नबील, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ये कार्रवाई तो वो थी जो वो नैब दफ्तर के सामने पेश आई और ये सारी झड़पें और पथराव की सारी सूरत हाल, लेकिन कॉन्फ्रेंस और उसके मुहर्रकात जो हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। मैं अपने नाज़रीन को आगाह करता चलूँ कि एक और शख्सियत, इस वक्त मेहमान शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन, और ये है इमरान अयाज, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़ पेशावर। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम। इमरान, आपकी शिरकत का शुक्रिया, वक्त देने का शुक्रिया प्रोग्राम में। और सबसे अहम बात यह है, आपसे सवाल यही करना है क्योंकि मैंने अपने आगाज़ में बताया था कि BRT के हवाले से हम बात करेंगे। क्या ये BRT का मंसूबा तकमील के मराहल में है? क्योंकि अब तो अनाउंसमेंट हो रही है और इफ्तिताही हवाले से जिक्र किया जा रहा है, इफ्तिताह होने जा रहा है, तो क्या सूरत हाल है, कुछ बताएंगे? राना साहब, मैं ये कह दूं कि पेशावर के शहरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जो रैपिड बस सर्विस थी BRT जो था, अब इसका जो है वो इफ्तिताह होने वाला है। और रात को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो महमूद खान है, उन्होंने जो सीनियर सहाफ़ी थे उनके साथ बातचीत की, तो उनसे उन्होंने ये रात को ये ऐलान किया कि 13 तारीख़ को 3 बजे जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है वो इस BRT का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह करेंगे और उसके बाद BRT जो है ये आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। तो पेशावर के शहरियों के लिए जो है इस तरह के हालात जो हैं, जो इस वक्त जो हालात बने हुए, उसमें उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि तकरीबन 2.5 साल से वो इस इंतज़ार में थे कि कब ये BRT का मंसूबा बनेगा और कब वो इसमें सफ़र करेंगे। बल्कि कुछ अरसा पहले तो ये नज़र आ रहा था कि शायद BRT जो है ये मुकम्मल ही नहीं होगा और इसके लिए एक बड़ा अरसा दरकार होगा। लेकिन हुकूमत, सूबाई हुकूमत की जो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने इसको बनाने में अगरचे काफ़ी देर कर दी, लेकिन अब ये BRT जो है मुकम्मल हो चुका है और 13 अगस्त को जो है इसका इफ्तिताह जो है 13 अगस्त से मुराद यानी कल इफ्तिताह किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इफ्तिताह करेंगे, कल इफ्तिताह किया। सही। और कल इसके इफ्तिताह किया जा रहा है। जितने इसके अदवार हो गए, जितनी बार इसके बारे में पूछा गया और बार बार यही कहा गया, वक्त दिया गया कि इतनी देर तक, इतने माह बाद ये सूरत क्लियर हो जाएगी, कितना अरसा हो गया है इस प्रोजेक्ट को? मैं थोड़ी सी डिटेल जानना चाहूँगा। देखें जी, उस वक्त सूबाई हुकूमत थी, 2017 में इसका इफ्तिताह किया गया था। उस वक्त सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया था कि 6 माह में इस मनसूबे को जो है मुकम्मल किया जाएगा। रात को जब हमारी वज़ीर आला साहब से बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी BRT को इतना कम टाइम में मुकम्मल करने के लिए इतना कम टाइम देना, लेकिन गलती इंसान से होती है। उन्होंने कहा कि ये वक्त देना नहीं चाहिए था क्योंकि इसके लिए एक लंबा अरसा दरकार था और कम से कम इसको 3 साल इसको देने चाहिए थे, लेकिन जो 6 माह का टाइम दिया गया था उसमें तो हम मुकम्मल न कर सके, लेकिन अब ये काम जो है हमने मुकम्मल कर लिया है। कुछ अर्से कबल शिबली फराज साहब ने भी इस बारे में कहा था कि BRT के लिए 6 माह का वक्त देना ये उस वक्त नासमझी थी क्योंकि ये बड़ा मनसूबा था और उसके लिए एक बहुत बड़ा टाइम चाहिए
गया था। इस मंसूबे के हवाले से मैं बता दूं कि जो अपने नाजरीन हैं उनको मैं बता दूं कि इस पे जो लागत का तखमीना लगाया गया था, बल्कि वो लागत की जो सारी सूरत हाल है ना, मैं इमरान आपसे बाद में क्वेश्चन करूंगा उसी हवाले से। आप हमारे साथ हैं, प्रोग्राम का हिस्सा, और साथ साथ हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सज्जाद काज़मी, नुमाइंदा सच न्यूज़ इस्लामाबाद। उनसे भी मेरे सवाल जारी हैं मुख्तलिफ टॉपिक के हवाले से, मुख्तलिफ खबरों के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और आपकी तरफ आऊँगा मैं दोबारा। सज्जाद, मुल्क में कोरोना की जो सूरत हाल है, पिछले दिनों वो जनरल असम्बली के सदर आए कल, और उन्होंने भी खिताब किया परसों, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे सराहा, बल्कि पूरी दुनिया को ये बोला है कि दुनिया को पाकिस्तान से सीखना चाहिए। लेकिन सूरत हाल जो हालिया है, मुल्क में कोरोना केस कम हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ख़त्म तो नहीं हुआ। तो क्या हालिया सूरत हाल देख रहे हैं? अब जो सूरत हाल मौजूदा है वो काफ़ी हैरत अंगेज़ भी है कि दुनिया को हैरान कर दिया है कि पाकिस्तान ऐसी कौम थी कि जो SOPs पर अमल दरामद करती ही नहीं है। और लेकिन अब जो देखा जाए सूरत हाल, तो बिल्कुल हमारे यहाँ एक अच्छी चीज़ ये दिखने में आई है कि सेहतयाबी का तनासब 85% से ज़ायद है। 3 ममालिक ऐसे हैं दुनिया में जो और हैं जिनमें तकरीबन 87 और 90 तक गए हैं। बाकी जितने ममालिक हैं बाकी सब हमसे पीछे हैं। पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आता है, जहाँ 85% जो लोग हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं, यानी कि 2,61,000 से ज़्यादा मरीज जो हैं सेहतयाब हो चुके हैं, और 2,85,000 अब तक केसेस सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान की जो अच्छा पॉइंट ये था कि पाकिस्तान में जो इम्यूनिटी सिस्टम है जिनका मतलब कि बहुत कम है, उनमें केसेस मतलब कम तस्दीक हुई है। अभी जैसा कि देख लें 60% से ज़्यादा जो शहरी हैं उनका तनासब निकाल के देखा जाए 5% केसेस कोरोना के केसेस वहाँ उनमें कंफर्म हुए हैं, जिनमें से अमवात की अगर शरह देखें तो 2 से 3% जो है उनमें से अमवात की जो है वो हुई हैं, बाकी जो सेहतयाब हुए हैं। तो पाकिस्तान में ये अच्छी चीज़ है। और बाकी जो एक्टिव केसेस ही मुझे अच्छी तरह याद है कि 98,000 भी मैंने रिपोर्ट किए हैं एक्टिव केसेस, और अब जो एक्टिव केसेस हैं 17,633 हैं, यानी कि एक्टिव केसेस के साथ साथ सेहतयाब भी हो रहे हैं और एक्टिव केसेस अभी भी मौजूद हैं। और इसके साथ साथ अब देखा जाए SOPs की साथ देखा जाए तो SOPs पे अभी भी अमल दरामद तो नहीं हो रहा, लेकिन इस्लामाबाद के हद तक अगर देखा जाए तो बहुत सारी मसलन छूट मिल गई है, शॉप्स खोल दी गई हैं, दुकानों पे कारोबार शुरू हो गया है। ये बहुत अच्छा है कि क्योंकि हम ऐसे अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं जहाँ हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस चीज़ को कि हम किसी को लॉन्ग स्टे पे रखें, या जैसे किसी भी बिजनेस को हम 1 माह तक बंद रखें, नहीं हो ही नहीं सकता। और मैं इस चीज़ को दाद देना चाहूँगा पाकिस्तानी शहरियों को जिन्होंने इतने सख्त हालात में भी, अभी देखें यकीन करें गुर्बत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि हमारे कारोबार बंद थे, कहीं एक कारोबार से कहीं कारोबार जुड़े थे, तो लेकिन उसके बावजूद शहरियों ने बहुत सब्र इस्तक़लाल का मुज़ाहरा किया। और यकीन करें एक अच्छी खुशाइंद है कि हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पर हर चीज़ की वायलेशन होती है, चीज़ बाद में आती है पहले इसकी वायलेशन होती है, लेकिन पाकिस्तानियों ने इस चीज़ को प्रूव किया। और अब अगर देखा जाए अमवात के हवाले से, तो अमवात भी जो 15 पिछले दिनों में अमवात हुई हैं 24 घंटों में, पिछले 24 घंटों में, जो कि अमवात यानी कि हो रही हैं। अभी मैं आपको बताऊं हमारे करीबी एक जाने वाले हैं, उनकी मौत हुई है कल रात को हुई है। तो यानी कि अमवात हो रही हैं, हमें भी चाहिए अभी भी कि जो है केयर करें। ये जो अभी शॉप्स खोलने की सिलसिला है और वक्त की कैद ख़त्म कर दी गई है, पाबंदी हटा दी गई है, और वो जो दिनों का मामला था कि स्पेसिफाइड दिन होंगे, वो सारे के सारे मामला ख़त्म कर दिए गए हैं। अब कारोबार या कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी हैं। ऐसी सूरत हाल में अब आवाम को कैसे देख रहे हैं कि आप वाकई वो शौरी किरदार अदा करेंगे कि वबा ख़त्म नहीं हुई, अभी केस कम ज़रूर हुए हैं, वबा की कमी आई है, जोर टूटा है। सूबे वाइज जो है, सूबे वाइज जो पॉलिसीज़ बनाएगी वो डिफरेंट है। सिंध में कुछ और है, वो तो इवन 1 दिन 2 दिन के जो है वो ब्रेक भी लेना चाह रहे हैं वीक में। लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल देखा जाए तो कारोबार सारे खोले जा रहे हैं और बहुत अच्छी चीज़ है, खुशहाल चीज़ है। और मैं खुद लोगों से अभी जो अवाम है यकीन करें मास्क तो डाल नहीं रहे, जो बात सच्ची है। मैं कल भी गया था, कल भी हम एक पैकेज करके आए, तो वहाँ पे मैं लोगों से खुद बात की, लोग ये कहते हैं कि कोरोना जो है बस ख़त्म हो गया, गर्मियाँ आ गई हैं और ख़त्म हो गया। अभी तो गर्मियाँ इवन जा रही हैं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट था कि गर्मियाँ जब आएंगी तो कोरोना ख़त्म हो जाएगा, और ये बहुत बुरा कॉन्सेप्ट था। इवन ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और सबसे ज़्यादा वहाँ पे अमवात भी हो रही हैं। 25-25 हज़ार एक दिन में अमवात हुई हैं वहाँ पर। और अब सूरत हाल देखा जाए तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जो वायलेशन है SOPs की वो तो धड़ल्ले से जारी है। और शुरू से मुझे ये था इशू था कि हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो तो खचाखच भरी होती हैं, वहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं है। वहाँ पर शहरी ऐसे बैठे होते हैं, उनको पता ही नहीं जैसे कोरोना का भी था। और अभी भी SOPs पे अमल दरामद करवाने के लिए जो कमेटियाँ बनाई गई थी यकीन करिए गैर फाल है इस वक्त, मुकम्मल तौर पर गैर फाल हैं। जो कि दूसरी लेयर खुदा न खास्ता अगर वो आती है जो कि खतरनाक, माहिरीन कहते हैं खतरनाक हो सकती है, अल्लाह न करे, लेकिन वो बहुत सख्त टाइम एहतियात तो करना चाहिए। तब तो वो जो OPDs भी ओपन हो रही है, हाँ ये चीज़ वाकई अच्छी है।
17 तारीख से फाइनली वफाक की दरअल-हुकूमत में ये फैसला किया गया है कि वफाक के अंडर जो हॉस्पिटल्स आते हैं उनको 17 तारीख से ओपीडीज़ वगैरह जो हैं खुल जाएंगी। और 17 तारीख से पहले अगर देखा जाए 2 मरतबा पहले डेट दी गई थी और एक दिन खुलती थी, दूसरे दिन बंद हो जाती थी। यहाँ तक सूरत हाल हुई क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा रश था, बहुत जमे गफ़ीर था, लोग आते थे और बस फिर उसके बाद वायलेशन बहुत अरूज पर होती थी SOPs की। मैं वहाँ पे खुद जाके आई विटनेस रहा हूँ। वहाँ पे शहरी ये कहते थे कि हम हर चीज़ को इमरजेंसी में दिया जा रहा है और वहाँ पे हर चीज़ को लाइट लिया जा रहा है। इवन जो इमरजेंसी के केसेस आ रहे हैं, खुदा ना खास जो केसेस एक्सीडेंट का आ रहा है, जो मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस आ रहे हैं, उनको भी लाइट लिया जा रहा है क्योंकि लोगों को समझ आ चुकी है कि सर इमरजेंसी ओपन है तो हम वहाँ पर जाएंगे तो हमें ऐसे ही डील किया जाएगा जैसे सारों को डील किया जाए। अभी OPDs खोलने का थोड़ा सा ये फ़ायदा होगा कि जो लोग कम सीरियस हैं वहाँ पर वो आ जाएंगे, उनको काफ़ी टाइम यानी कि OPDs आउटडोर जो है। सूरत हाल में यानी दूसरी लहर का एक खदशा या अंदेशा तो है कि वो भी आ सकती है और अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल का सामना हुआ तो वो ज़्यादा खतरे का बायस भी बन सकता है, ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री के हवाले से, तरक्की पजीर मुल्क होने के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं। तो फैसला आपको क्या लग रहा है कि वाकई कोई बेहतरी की तरफ ही है या इस सूरत हाल में अवाम अगर नज़रअंदाज करती है बुनियादी चीज़ों को, मास्क पहनना, समाजी दूरी रखना, इन चीज़ों को ही अगर नज़रअंदाज करती है तो ये तो खतरा नहीं नजर आता? फैसला तो बहुत अच्छा था, इसमें कुछ हम इसमें नेगेटिव जा इसके अगेंस्ट जा इसलिए नहीं सकते, लोगों का स्टेक फ्यूचर था। कहीं देखें अभी 18 करोड़ तकरीबन जो शहरी हैं वो कारोबार करने वाले हैं, तो किसी न किसी हद तक कारोबार से मुंसलिक हैं, तो वो अगर शहरी अगर हार्ट होते हैं यानी कि हम अगेंस्ट तो नहीं जा सकते। फैसला तो बहुत अच्छा था, खुशाइन फैसला था कि चलो अच्छा फैसला ले लिया, लेकिन अभी आवाम पर मुनसर है और साथ साथ जो कमेटियाँ बनाई गई हैं उनको फाल करना ज़रूरी है। अगर वो फाल नहीं होती, यकीन करें ये कौम ऐसी है, ये अपने ऑन पर SOPs पर अमल दरामद करने वाली नहीं है। अमिन इनको जो कमेटी इतनी मुतहरक नजर आती है, बिल्कुल नजर नहीं आती, बिल्कुल नजर नहीं आती। अभी तो हमारी जितनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी वो सिर्फ ट्वीट तक महदूद हो चुकी है, वो ट्वीट तक लोगों को रीट्वीट करने तक और वहां पर जवाब देने तक महदूद। हम एक्शन ले रहे हैं, यकीन करें ग्राउंड बंदा कोई मौजूद नहीं करना है, अहमियत का हामिल नहीं है, अमल दरामद करवाना मेन चीज ये है। लेकिन फैसला करना था कि उस फैसले में ये चीज बात कही गई थी कि लोग जो है SOPs पर अमल दरामद करते हुए ये काम करें, अगर वायलेशन होगी तो हम उसको सील करेंगे या बंद करेंगे। लेकिन उसके फैसला तो हो चुका है, अब फैसले हुए तकरीबन 3-4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक ना अमल दरामद करवाने के लिए कोई मौजूद है, ना शहरी खुद करने पर रजामंद नजर नहीं आते। सही, मैं चलता हूँ जरा नबील की जा रहा हूँ। नबील, बात हो रही थी मरियम नवाज की पेशी की, लेकिन वो पेशी की सारी सूरत हाल तो आपने बताई, आप बहनी शाह थे, वहाँ पे मौजूद थे, आपने बहुत सारे लोगों को देखा और इवन इंटरव्यूज भी किए और सारी की सारी सूरत हाल आप नाजरीन को भी आगाह करते रहे। लेकिन उसके बाद फिर एक कॉन्फ्रेंस की मरियम नवाज में, उस कॉन्फ्रेंस में उनका क्या कहना है? कहती हैं कि खुद साख्ता खामोशी उन्होंने ख़त्म करते हुए फिर वोट को इज्जत दो का नारा लगा दिया और इसके साथ साथ नैब के हवाले से उस पर बहुत सारे लफ्ज़ी वार किए हैं। उनका कहना है कि नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। रहनुमा नून लीग का लंदन में वालिद को भी फ़ोन तफसीलात से आगाह कर दिया। ये सारी की सारी सूरत हाल जो वो कॉन्फ्रेंस में बयान करती रहीं और वहाँ पर उनका ये कहना था कि उनके साथ ये सारा मामला किया गया और जो मुहर्रकात आप वहाँ पे मौजूद थे उससे ये नज़र आता है और बाकायदा और बाज़ाब्ता जब एक कैंपेन चलाई गई, फ्लायर बनाए गए, लोगों को उकसाया गया काफिला लाने का, तो वो उस कॉन्फ्रेंस को आप कैसे देख रहे हैं? वो पथराव वाली सूरत हाल से अगर हम रिजेंबल करें या जो उन्होंने उसके बारे में कहा वो कितना सच आपको नज़र आता है? अच्छा, मैं पहले अदिल ये तो आपको बता दूं कि जो इनका नून लीग का मौक़िफ़ था कि नैब न्याजी गठजोड़, नैब न्याजी गठजोड़, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके कायदीन हमें ये कहते हुए नज़र आते थे। ये अगस्त जो शुरू हुआ है इसमें बड़ी बड़ी पेशियां हैं। कल मरियम नवाज़ की पेशी थी, अगस्त में सिर्फ अपोजिशन की सिर्फ मरियम नवाज़ की पेशी थी। आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की पेशी है। कल MNA PTI के MNA मलक करामत खोकर उनकी पेशी है। 19 अगस्त को जो है अंसर मजीद नियाज़ी साहब की पेशी है। 17 अगस्त को गुज़नफर अब्बास छीना की पेशी है। बाकी वज़ीर आला पंजाब समेत बाकी करते हैं, ये PTI के लोग हैं। जी बिल्कुल, ये तीनों वज़ीर आला पंजाब समेत बाकी जो तीनों हैं ये हुकूमती अराकीन हैं। अब इनका जो ये बयानिया था जी कि सिर्फ अपोजिशन को पर नैब का जो नज़ला है वो गिरता है, सिर्फ अपोजिशन के अराकीन जो हैं, जो सीनियर कायदीन हैं वो नैब के रिडार पर है, वो बात तो कल इनकी ख़त्म हो गई। बल्कि इसी चीज़ को अगर ये लोग नुकता है, एक बारीक नुकता वो मैं आपके सामने रख दूं कि उनका ये जो कहना है ना, इससे पहले भी पेशियाँ हुई, अगर हम अलीम खान की बात कर लेते हैं और बहुत सारे ऐसे रहनुमा है PTI के या लोग जो PTI से रिलेट करते हैं, उनकी जो पेशियाँ हुई उसके बाद वो ईजीली कवर हुए, फाइनल सूरत हाल सामने आई और वो वापस आ गए। इनका ये कहना है कि इनको ज़्यादा लपेटा गया है या उसको ताख़ीर का शिकार किया गया है, सूरत हाल बढ़ाई गई है, उस
पॉइंट ऑफ व्यू से वो नज़ला गिरता है। अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि हालिया सूरत हाल में बहुत सारे पीटीआई के रहनुमाओं को भी वो नोटिस जारी हो चुके हैं, तो कोई आपको ये लगता है कोई इतनी पुख्तगी नज़र आती है कि ये आगे जो नोटिस जारी हुए हैं उनके एक्शंस ऐसे होंगे कि अपोजिशन को ये लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ ज़रा कटहरा सख्त हो गया या तंग हो गया हुकूमत को? देखिए, हमने ये देखा कि कुछ 5-6 महीने पहले अब बातें चल रही थी कि जी हवा का रुख बदलने वाला है, हुकूमत या अरकान पर भी जो है वो नैब आने वाला है। और ईद से पहले हमने देखा कि जो इस वक्त मोस्ट सीनियर वजीर हैं, पार्लियामेंटेरियन होने का दावा करते हैं, शेख रशीद साहब, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कहते हैं कि जी मेरा हर दावा जो है वो ठीक होता है। उन्होंने भी कहा था कि ईद के बाद जो है नैब दोनों तरफ से खेलेगा विकेट के। और यही हम देखा कि जैसे ईद ख़त्म हुई, ख़ास तौर पे बकरा ईद ख़त्म हुई, तो मरियम नवाज़ साहिबा को भी बुलावा आ गया और बाकी जो हुकूमत या अरकान है उनको भी बुलावा आ गया। अब जैसा आपने अलीम खान साहब का जिक्र किया, ठीक है वो सीनियर रहनुमा थे, सीनियर वज़ीर थे, लेकिन अदील इस वक्त आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की पेशी है। पंजाब के सबसे बड़े ओहदे की आज पेशी है और उन्होंने भी आज विदाउट एनी प्रोटोकॉल आज उन्होंने उधर अनाउंस तो किया है, फैसला किया है। और बिल्कुल बात जारी रखें, मैं यही कह रहा था कि उन्होंने वाकई फैसला किया है, लेकिन मैं कत्ता नज़र बीइंग जर्नलिस्ट मैं तो बात कर रहा हूँ, अगर देखा जाए तो साबिक वज़ीर आज़म थे शाह खान अब्बासी, वो भी गए, इसके एहसन इकबाल, ठाणा सनाउल्लाह, उन पर अलग से केस है। यानी ये सारी की सारी सूरत हाल अपोजिशन को महसूस तो होती है ना कि उनके मामला ताखीर का शिकार हो जाते हैं। इधर से चाहे जितना मर्जी आप प्रोटोकॉल ख़त्म कर दें, अगर इजीली आप फ्री होकर वापस आ जाते हैं तो शायद कहीं ना कहीं उन्हें लगता है तनकीद का हिस्सा वो बनते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि तनकीद का हिस्सा बनते हैं। अब जैसा आपने बाकी सियासी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर्स का जिक्र किया, ख्वाजा साद रफ़ी हैं, फिर राना सनाउल्लाह साहब पे अलग नौयत का केस चल रहा है, शाहिद खाकान अब्बासी पे केस चल रहा है। ये तमाम लोग जो हैं ये वो हैं जो जेलों में जाकर, जो नैब कस्टडी में जाकर, ये ANF की कस्टडी में जाके वापस आ चुके हैं। मतलब इनकी ज़मानतें भी हो गई हैं लेकिन केसेस अभी चल रहे हैं। इसी तरीके से जैसे अलीम खान साहब पर जो केस बना था उनको भी सबको जो है मुकाबला जो करना पड़ा, फेस करना पड़ा, लेकिन वो भी वापस आ गए और एक दफ़ा फिर से पंजाब के जो वो दोबारा से अपने सीनियर वजीर के ओहदे पर जो बैठ गए। अब गुज़श्ता रोज़ की जो पेशी थी वो कोई बड़ी पेशी नहीं थी, कोई बड़ा केस नहीं था, उसको बना दिया गया, उसको जो केस था उसको बना दिया गया। अब ये हम ये कह सकते हैं कि वो मरियम, हम ये कह सकते हैं कि वो मरियम नवाज साहिबा जो काफ़ी अरसे से सियासी तौर पर मुकम्मल तौर पर चुप थी, वो उनका कोई बयान नहीं आ रहा था, सिर्फ ट्विटर पे वो थोड़े बहुत ट्वीट्स कर दिया करती थी, अदरवाइज वो मुकम्मल तौर पे चुप थी। APC के मामले में अब तक वो मुकम्मल तौर पे चुप थी। शहबाज शरीफ साहब फ्रंट जो लाइन पे थे, वो आके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीड कर रहे थे। कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक बहुत अच्छा मौका मिला कि वो मरियम नवाज साहिबा को वापस सियासी मंजरनामे पे ला सकें। यहाँ पे मैं आपके 2 मिनट चाहूँगा, जब मरियम नवाज साहिबा का काफिला पहले जो नैब ऑफिस के बाहर आया और फिर वहाँ पे जो हालात बने, वो जो मैदान जंग बन गया, पथराव हुआ, ऐसे पुलिस एहलकार जख्मी हुए, टांगे फ्रैक्चर हुई, हाथ फ्रैक्चर हुए, किसी के सर पे पत्थर लगा, इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को भी लगे, लेकिन हमने ये देखा कि पुलिस एहलकार ज़्यादा जख्मी हुए। उसके पेश नज़र जो नैब ने पेशी जो मनसूख की, तो मरियम नवाज साहिबा वापस चली गई थी। अब किसी अल्लाह के बंदे ने उनको मशवरा दिया कि आप वापस जाएं, क्योंकि किसी ने कानूनी तौर पे उनको मशवरा दिया, क्योंकि ज़राए के मुताबिक अगर वो वहाँ से वापस चली जाती तो उनके ख्याल में ये एलिगेशन उन पर लगाया जा सकता था कि हम नैब ने तलब किया था और वो पेश नहीं हुई, इसलिए वो मुड़ के वापस आई और नैब ऑफिस के बाहर आके, दरवाजे के बाहर आके खड़ी हो गई। नैब ऑफिस के बाहर की सूरत हाल में अगर आपको बताऊं तो नैब ऑफिस से पहले जो है वो लाहौर शहर में एंट्रेंस के लिए पुलिस की जानिब से जो है वो एक परमानेंट नाका लगा हुआ है, और उसके बाद जो है वो ओवरहेड ब्रिज शुरू हो जाए तो मतलब बीच में सिर्फ एक छोटा कट है जो रोड के बीच में होता है, और वो सिर्फ नैब ऑफिस के बाहर मेन गेट के बाहर लगा हुआ है। वहाँ पे मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी जो है 45 से 50 मिनट खड़ी रही
और मरीम नवाज साहिबा जो बाहर आई, उन्होंने सियासी कारकुनान को जो है हाथ भी हिलाया, मुस्कुराहट भी दी और मतलब उनकी हौसला अफजाई भी की, और मीडिया से जो गैर रस्मी गुफ्तगू की उसमें भी उन्होंने यही कहा कि जी मैं अब आई हूँ तो मैं बयान दे के जाऊँगी, जब इन्होंने सवाल किए तो जवाब सुन के जाएँ। तो अगर मरीम नवाज साहिबा ने को वाकई अंदर जाना होता तो मेरा ये ख्याल है, जो हमने कल सिचुएशन देखी कि मरीम नवाज साहिबा पहले ही वापस ना जाती कि अब मैं आ गई हूँ, मैं जवाब दे के जाऊँगी, वापस जाकर 5-6 किलोमीटर ऊपर से चक्कर लगाकर दूसरी साइड से आप आकर खड़ी हो गई कि जी अब मैं करके जाऊंगी। आप खुद एसी गाड़ी में, लग्जरी गाड़ी में बैठी हुई हैं। कल तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जी मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और वो पत्थर से उसका शीशा टूट गया, मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। लेकिन जो बाकी जो वो कारकुनान जो सुबह 9-10 बजे से शदीद गर्मी, कल इंतहाई शदीद गर्मी लाहौर में, हाफ शदीद था, वो कारकुनान जो सुबह से खड़े हुए थे वही गाड़ी के आसपास खड़े रहे, उन्होंने ही पथराव किया। और जैसे ही उनकी लीडर वापस मुड़ के आई नैब में पेश होने के लिए, फिर उनके पास वो पत्तियां भी निकल आई जो पहले पत्थर निकले थे, सही है। मैं आपसे ना मजीद ये पूछूंगा गिरफ्तारियों के हवाले से कि जो गिरफ्तारियां हुई और इसके साथ साथ जो रिएक्शन आया हुकूमत की जानिब से, उस पर भी बात करेंगे थोड़ी सी। लेकिन मैं मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, आपकी तरफ आएंगे दोबारा। मैं बात करता हूँ इमरान अयाज से। इमरान, बात हो रही थी BRT के हवाले से और आप लागत की बात करना चाह रहे थे, तो मैं यही जानना चाहूंगा, एक तो वाकई लागत कितनी है, तो दौरानिया तो आपने बता दिया और बार बार का कहा गया कि इतनी देर में हो जाएगा, इतनी देर में हो जाएगा। अब वाकई वो तकमील के उन मराहल में पहुंच चुका है? कितने फीसद वो काम मुकम्मल हो चुका है कि इफ्तिताह हो जाएगा और लोग उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे? फरहान साहब, मैं यहाँ पे एक तो ये बता दूं कि कल जो वज़ीर-ए-आला साहब ने ऐलान किया है, तो ये 10वां ऐलान था उनका। 9 दफ़ा पहले ऐलान हो चुका है कि BRT का इस माह इफ्तिताह होगा और इस माह इफ्तिताह होगा। इफ्तिताह के लिए भी 10वीं बार का ये ऐलान है जी, ये 10वीं मरतबा ऐलान है। और ये इस दफ़ा हमने रात को पूछा उनसे कि ये जो आप ऐलान कर रहे हैं ये आखिरी ऐलान होगा और क्या वाकई इसका इफ्तिताह हो जाएगा? तो उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि हाँ बिल्कुल, इसका जो है इफ्तिताह 13 अगस्त को ही होगा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसका इफ्तिताह करेंगे। अब लागत की बात आती है तो मैं इसकी लागत के हवाले से थोड़ा सा बता दूं अपने नाजरीन को कि इस पे बताया जा रहा था कि 37 अरब रुपए जो है इस पे खर्च होंगे जिस वक्त इसका इफ्तिताह हुआ। लेकिन अब जो इक्तिसादी माहिरीन है वो जो तमाम जो स्ट्रक्चर है इसका, उसके बारे में बता रहे हैं कि 70 अरब रुपए से ज़ायद इस पे अब तक जो है वो खर्च हो चुके हैं। जबकि जो सूबाई हुकूमत है उनके जो मुख्तलिफ वज़रा हैं, जो वज़ीर इत्तलात हैं, इनसे जब इस हवाले से बात की जाती है, इनसे जब इन हवाले से पूछा जाता है तो वो उनका बयान अब भी यही है। कुछ दिन कबल जो शौकत यूसुफजई साहब है उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि जो मीडिया है वो बिल्कुल गलत रिपोर्ट कर रही है और जो 70 अरब या इससे ऊपर के बारे में कह रही है तो ये गलत है। अब तक जो है इस पर तकरीबन 37 अरब रुपए जो है वो लग चुके हैं और कुछ इजाफी अखराजात थे जिनका तखमीना जो है वो इंतहाई कम है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि इस पर 70-71 से ऊपर जो है अरब रुपए जो है वो लग चुके हैं। तो अब भी इस बयान पर कायम है कि 29 अरब रुपए एस्टिमेट लगाया गया था और अब ये एस्टिमेट जो है वो 37 अरब रुपए जो है उस पर ये पहुंच चुका है। सही। लेकिन इमरान, मैं एक क्वेश्चन एंड पे, क्योंकि वक्त मेरे पास महदूद है, मैं एंड पे एक छोटा सा क्वेश्चन यही जरूर आपके सामने आपसे जवाब ये चाहूंगा कि कितने फीसद काम मुकम्मल हो गया कि इफ्तिताह के बाद कितनी देर बाद हम ये कर सकते हैं? लेकिन मैं बाद में आपकी तरफ आऊंगा। मैं जरा सज्जाद से एक बात पूछूं। सज्जाद, कोरोना वैक्सीन ट्रायल उसको रोक दिया गया है और क्यों, कैसे, क्या सूरत हाल है और किसने रोका है? डायरेक्टर फार्मेसी सर्विसेज ट्रैप ने ट्रायल रोके हैं और ये ट्रायल जो थे ये हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी कर रही थी। इसके पीछे क्या महर्रका? सर, ट्रायल काफ़ी महीनों से जारी थे और ये नहीं कि कल से शुरू हुए हैं आज बंद कर दिए, ऐसा नहीं है। जब से कोरोना वबा के बाद डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो डिफरेंट जो रिसर्च फॉर्म्स हैं, वो इस पे रिसर्च कर रहे थे अपने ऑन पर और अपनी इस्तात के मुताबिक कर रहे थे कि किसी को भी हुकूमती सतह पर कोई निगरानी या सरपरस्ती हासिल नहीं थी और ये कर रहे थे। और नेशनल हेल्थ साइंसेज को तकरीबन 3 से 4 दिन पहले की जो है ड्रैप की जो हैं डायरेक्टर फार्मेसीज हैं डॉक्टर अब्दुल रशीद, उनकी जानिब से वो लीड भी कर रहे हैं, क्लिनिकल स्टडी जो फोरम है उसको भी लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को रोका और उसका हवाला दिया है कि 2017 बायो स्टडी एक्ट के मुताबिक या उनके जो लॉ उसके मुताबिक बिना इजाज़त के आप जो है ट्रायल नहीं कर सकते और आपको परमिशन लेना ज़रूरी है। यानी कि पिछले 3-4 माह से अगर वो कर रहे हैं तो बिना परमिशन के कर रहे थे और आप मसूफ़ को याद आया। और आप आज के दिन ही आपको बताता चलूँ
हूँ कि इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो रशिया अपनी वैक्सीन लॉन्च कर रहा है। अगर आप किसी की सरपरस्ती नहीं कर सकते, अगर आप उसको फंडिंग नहीं दे सकते, अगर वो अपने ऑन पर काम कर रहे हैं, आप वहाँ पर भी आप इशू क्रिएट कर रहे हैं, आपसे परमिशन नहीं ली कि उन्होंने लॉन्च थोड़ी की है। रिसर्च करना एक हक है उसका कि वो रिसर्च करे, अगर उसमें अच्छे उसके नतीजे आते हैं वो बता सकते हैं कि ये रिसर्च है, ये मेरे पास रिसर्च मेथोडोलॉजी से हमने इस मेथड से किया और ये उसके जो है वो कंक्लूजन निकला है, ये उसका जो हाइपोथेसिस निकला है, इस पर आप काम कर सकते हैं। अगर वो काम आपको करके दे रहे हैं, उसके बाद आप उस पर 3-4 माह बाद आपको पत्नी क्या सूझी और आपने उसका चलने हवाला आपने अच्छा दिया, लेकिन आप उस पर कह रहे हैं जो उसको धमका रहे हैं कि जी आप जो मियाँ जो है अकरम साहब हैं, प्रोफेसर वाइस चांसलर हैं नेशनल हेल्थ साइंसेज के, उसको आप धमका भी रहे हैं कि अगर आपका नाम आता तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपके साथ जो मिले उनके साथ खिलाफ कार्रवाई, यानी कि लगता है जैसे बाज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि जातियात है। उनका क्या मौक़िफ़ सामने आता है? वाइस चांसलर वो ये कहते हैं कि हम बेशक आप तहकीकात कर लें और हम जो है आपको पूरे हवाले देंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किए, कैसे स्टार्ट किए, पूरा वो बताने को तैयार हैं। लेकिन अभी इसमें जो नज़र आ रहा है ना, वो ये नज़र आ रहा है कि ज़ाती लेवल पर ये पहुँचे हुए हैं। शायद ज़ातियात को कोई पुराना कोई इशू था, उसको अभी इस चीज़ पर रखा जा रहा है, लेकिन ये नेशनल काज है। कोरोना जो है कई लोगों की अभी इस वक्त अभी तक जो है 6100 से ज़्यादा जो है मौत हो चुकी हैं। अगर उसके ऊपर कोई बंदा अपने उन पर काम करना चाहता है तो आपको उसको सराहना चाहिए, ना कि उसकी कीड़े या उसकी टांगें जो है वो खींचनी चाहिए। उसको काम करने दें, या अगर आप खुद नहीं कर रहे है, इंसानियत का मामला है, नागहानी सूरत हाल है, तो ऐसी सूरत हाल में आखिर क्यों उन्हें इस तरह नजरअंदाज किया? ऐसी सूरत हाल में वो लोग प्रोमिनेंट होते हैं जो बहुत पर्दा स्क्रीन से गायब होते हैं, उनको भी मौका चाहिए होता है कि मूवी स्क्रीन पर आ जाएं, चाहे वो ट्वीट के जरिए आए, चाहे फिर वो ऐसे काम करके हैं जो किसी की टांगे खींच के हैं। अगर खुद वो उनके पास अच्छी आइडियाज नहीं है तो बंदे काम कर रहे हैं, कारकर्दगी नहीं है। आपने अभी तक क्या किया है? आपके पास यकीन करें हर चीज़ तो आप जब का ये कहना तो क्या कह सकते हैं कि अब जब का ये दौर शुरू है अद्वियात की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। आपसे अद्वियात की स्मगलिंग नहीं रोकी जा रही, आपसे प्राइस पे कंट्रोल नहीं है और आप जो है उन लोगों पे हाथ उड़ा रहे हो जो काम करना चाह रहे हैं। नाजरीन हो सकता है सुनते हुए ये समझे कि कोई जाती राय पेश की जा रही है। मैं क्योंकि बार बार बता चुका कि आप नुमाइंदा सच न्यूज़ हैं और आप फील्ड में रहते हैं और उन तमाम मामलात को आप जानते हैं, गहराई से जानते हैं। ये जो है इसके ऊपर 2-3 दिन पहले मैंने स्टोरी ब्रेक कर चुका हूँ, उसके ऊपर डिटेल में जो है डिस्कशन अभी करने के लिए बैठे हैं, यानी कि इसका एक पहलू अभी तक आ चुका है, दूसरा पहलू अभी तक तहकीकात जो हो रही है उसका भी आना बाकी है। उसमें आप ये जरूर कह सकते हैं कि 3 माह से अगर हो रहे हैं ट्रायल तो क्यों हो रहे थे, तो आप कहाँ थे? अगर इतने अगर आप एक्टिव हैं तो पहले आप 3 माह आप क्या करते रहे? अगर वो ट्रायल करते रहे, अभी तक उन्होंने ट्रायल इतने किए तो होंगे, जहरी बात है जब वो कर रही है, हाँ, तो उन्होंने ट्रायल किए तो आप कहाँ पे थे? अगर आपने अभी आपको होश आई है तो ये तो बात फिर कहना पड़ेगी कि आपको 3 माह आपने ज़ाया किए और आपने वो अपने जो पॉलिसी वॉलेट होती है आप उसको देखते रहे। अगर आपने पॉइंट उठाया तो आप उस तहकीकात करवा रहे हैं तो आप उनको तो पहले उनसे लेने के आपने किस, यानी आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ और ये जानबूझकर रोका गया और उसमें कहीं ना कहीं जातियात मामले आड़े आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे सही। मैं आपकी तरफ आऊंगा, मुझे एक आखिरी क्वेश्चन आपसे भी करना है क्योंकि वक्त महदूद है, लेकिन वो मामला जो हमने पहले डिस्कस किया था वो है PMDC में डॉक्टर्स की डिग्रीज के हवाले से, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं नबील से फाइनल कमेंट्स ले लूँ। नबील, मैं जानना चाहता हूं कि कल गिरफ्तारियां भी की गई और उसके बाद हुकूमत की जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आया और वाज़ेह तौर पे कहा गया कि ज़िम्मेदारों के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी, तो इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? कल जैसे ही अदील वहाँ पे सूरत हाल गंभीर हुई, पथराव शुरू हुआ, फ़ौरन ही वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने नोटिस लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब से भी और IG पंजाब से भी उन्होंने जो रिपोर्ट तलब की और उनका भी यही मौक़िफ़ सामने आया है कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ शदीद कार्रवाई होगी। और जैसे ही नैब की जानिब से तलबी मनसूख हुई तो नैब ऑफिस लाहौर में भी ज़राए के मुताबिक इंतहाई एक अहम इजलास हुआ DG नैब लाहौर की सरबराही में। उन्होंने भी यही फ़ैसला किया कि आज जो कार्रवाई में कारकुनान, चाहे वह सीनियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है या कारकुनान है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो पर्चे कटवाए जाएंगे, दरख्वास्त दी जाएगी और वो करवा दिए गए हैं, मुकदमा दर्ज भी जो है वो करवा दिए गए हैं। अब मैं अगर आपको कारकुनान की गिरफ्तारियों के बारे में बताऊं तो अदील कल जैसे ही मुस्लिम लीग नून की लीडर का काफिला वहां से वापस 45 मिनट खड़े होने के बाद जो है कंफर्म हुआ कि वो प्रेस रिलीज जारी करेंगे, तहरीरी तौर पे जो आज की तलबी जो है वो मनसूख करेंगे, तो वहाँ से जैसे ही वो निकला तो वहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप जो थी वो वहाँ से मुकम्मल तौर पर गायब हो गई और पीछे रह गए वही कारकुनान जो सुबह 9 बजे से खड़े हुए थे। और फिर उन कारकुनान के साथ वही हुआ जो सबने सोचा हुआ था और पुलिस ने अपना रिवायती तरीका अपना आजमाया और सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी करके
जो प्रिजनर बसेस होती हैं उसमें वो खड़ी करके कहीं ना पुलिस ने कहीं सिर्फ क़यादत भी ये कि- चाह रही थी कि इनके साथ यही सलूक हो और ये पकड़े जाएं और जेलों में जाएं। मैं आपको वही बताने लगा था कि जैसे ही वहाँ से मरियम नवाज साहिबा का काफिला वहाँ से निकला तो ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो यहाँ के काफ़ी लाहौर के सीनियर लीडर है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब से कहा, मेरे सामने कहा कि राना साहब हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन उनकी बात को इग्नोर किया गया। ना राना सनाउल्लाह साहब ने उस पर कोई तवज्जो दी, साथ जावेद लतीफ़ साहब खड़े थे, उन्होंने उसको पे कोई तवज्जो नहीं दी और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब भी वहाँ से चले गए। तो उसके बाद जो कारकुनान जो जितने पुलिस उनको पकड़ सकती थी, पकड़ दकड़ आपने भी देखी कि किस तरीके से तशद्दुद करके उनको गाड़ियों में डाला गया है और किस तरीके से उनको वहाँ से लेकर गया है। अगले 10 से 15 मिनट में नैब ऑफिस के बाहर का जो वो सूरत हाल जो थी, जो मैदान जंग बना हुआ था, पथराव हो रहा था, शेलिंग हो रही थी, पुलिस की जानिब से वो मुकम्मल तौर पे अमन हो गया। जैसे बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का, और आप ये जो तमाम इंफॉर्मेशन दे रहे थे, कल आपने सारी सूरत हाल अपनी आंखों से देखी और आज उसका हाल भी बयान किया और केस के हवाले से भी बताया। बहुत शुक्रिया आपका। मैं चलता हूँ इमरान अयाज की जानिब। इमरान, मैं वही सवाल पूछना चाहूँगा, महदूद वक्त है बहुत कम, कि ये सारी की सारी सूरत हाल लागत आपने बता दी और काम के वादे बता दिए, BRT की सारी सूरत हाल आपने वादे कर दी, इफ्तिताह होने जा रहा है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि कितने फीसद काम हो गया कि ये इफ्तिताह हो जाएगा और ये सिलसिला शुरू हो जाएगा? क्योंकि आजमाइशी बस सर्विस जो थी वो भी शुरू हो चुकी थी, इस पर 8-10 दिन से इस पर बसें चलाई जा रही थी। दूसरा ये है कि जो कार्ड्स थी उनकी तकसीम भी शुरू हो गई थी। 1 लाख जो कार्ड थे वो हुकूमत ने फ्री यहाँ के आवाम को दिए हैं। तो काम के वाले से मैं बता दूं मुख्तसरन कि काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तकरीबन 8 से 10% काम जो है वो बकाया है। सूबाई हुकूमत जो है वो ये बता रही है कि कुछ अरसे में ये काम भी मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि जो रैपिड बस सर्विस के जो यहाँ पे जो तर्जुमान है उनसे मेरी रात को बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो काम बकाया है वो भी इंशाल्लाह महीने 2 तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा काम बकाया नहीं है जिससे जो बस है जो चमकनी से शुरू होगी कारखाना तक वो पहुंचेगी, रास्ते में इस बस को किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। जो थोड़ी बहुत काम बाकी है वो भी इंशाल्लाह महीने 2 तक वो मुकम्मल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया इमरान अयाज, आपने भी अपना वक्त दिया और तहजिया दिया कीमती, थैंक्स अ लॉट। मैं आखिरी क्वेश्चन आपके साथ है मेरा सजाद, और हमने जिक्र किया PMDC में डॉक्टर्स की डिग्रियों का मामला, जिसका हमने पहले एक पूरा प्रोग्राम किया और हमारे साथ एक स्टूडेंट भी मौजूद थे जो डॉक्टर बन रहे थे, तो उसमें क्या कोई पेशरफ्त है? सर मुझे बहुत खुशी भी है और फ़ख्र से कहना पड़ रहा है कि हमारी जो सच TV ने इसके ऊपर स्टांस लिया, और आपके प्रोग्राम का आपको शुक्रिया कि आपने इस चीज़ को लिया। और 2 माह पहले हमने इस पर काम करना शुरू किया था और मैंने 2 हफ्तों के बाद इस पर आपके प्रोग्राम में बैठा भी था और डिटेल में हमने डिस्कशन की। अब उसके फाइनली इसकी अच्छी जो फीडबैक मिला है मुझे, अभी मैं उनसे मेरी बात हो रही थी तो वो दोस्त मुझे बता रहे थे कि हमारी जो इनका वफ्द है उनकी मुलाकात हुई थी डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के साथ, उन्होंने इस चीज़ को लिया था और उसके बाद उन्होंने ये चीज़ डिसाइड हुई थी कि एक चीज़ इनमें रह गई, बाकी तमाम जो हैं जो पॉइंट्स इन पर वो रजामंद हो चुके हैं। और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने भी ये कहा था कि जो हमारी हेल्थ की कमेटी है उसमें मैं ये चीज़ को रेज़ करूँगा और साथ साथ जो सेक्रेटरी हेल्थ है उनसे मेरी मुलाकात होगी और उनको पेशरफ्त हुई है और अभी तमाम जो इनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो तय पा चुके हैं। और उसके बाद अब जो बाकी मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने इसको उठाना शुरू किया और हमने 2 माह पहले इसको लिया था और बाकायदा इसके ऊपर हमने रिसर्च वर्क करके दोनों को मौक़िफ़ लेकर काम किया था। वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ नवीन नकवी और इमरान अयाज, आप लोगों का भी शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वो ख़त्म हो जाता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।